क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि आपको अपनी वोट की रक्षा बेटी के समान करनी होगी। जिस तरीके से हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करते हैं उसी तरीके से हम अपनी वोट की रक्षा करें और वोट का सही इस्तेमाल करें। अगर देखा जाए देश में 15% लोग हम पर शासन कर रहे हैं, 85% लोगों का राज नहीं। आज मनुवादी लोग हर पार्टी में बैठकर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और हम लड़े हुए हैं। कोई हमारे बड़े नेता कहते हैं हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। क्या बसपा को किसी धन्ना सेठ से पैसा मिलता है या फिर कोई उद्योगपति बसपा को पैसा देता है, तो चुनाव लड़ने के लिए बसपा के पास कहाँ से पैसा आएगा? समाज पैसा देता और समाज ने किसको नहीं दिया? क्या बहन जी को कम दिया? जितना पैसा उद्योगपति के पास होगा, क्या हमारा समाज, आपको लगता है कि समाज के पास इतना पैसा? बहन जी को भी पैसा मिला तो किसी धन्ना सेठ का पैसा नहीं मिला। उस समाज ने अपने खून पसीने की कमाई से उनको पैसा दिया। 22 के इलेक्शन सत्ताधारी पार्टी जीती, किस तरह जीती? वोट से जीती या पैसे किस तरह से जीती? आप पैसा, और आप ये देखो भाई उसमें सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है पूरा। पैसा आता है या फिर वोट आता? ईवीएम आता है। ईवीएम आता बंद करो ना। आज चुनाव आयोग ने जो अधिकारी इस्तीफा दे दिया। जब लग रहा है कि जेल जाएगा तो इस्तीफा दे दिया ना। अरुण कुमार साहब कौन है चुनाव आयोग? चंद्रशेखर, आपका रामपुर में घटना होती है, चुनाव प्रचार को छोड़कर रामपुर पहुंचते हैं। पूरे देश में जहां भी कोई घटना होती है वहां चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले पहुंचते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। जैसे आप देख रहे हैं कि लोकसभा 2024 के जो चुनाव हैं वो नज़दीक आते जा रहे हैं और सभी दल किसी न किसी रूप में अपनी चुनावी तैयारियों को करने में लगे हुए हैं। और वहीं जो सत्ताधारी पार्टियां हैं और जो अपने आप को बड़ी पार्टियां कहती हैं, तो वो भी तथाकथित रूप से और हर नेताओं को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो समाज पर अभी भी आज भी अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो घटनाएं चाहे रामपुर की घटना हो, हापुड़ की घटना हो, और आपको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करें तो सांप्रदायिकता का भी माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं भाई कमल सिंह, जो कि मेरठ मंडल उपाध्यक्ष हैं, मेरठ मंडल महासचिव हैं आजाद समाज पार्टी से। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आज का जो माहौल चल रहा है, जैसे बात की जाती है कि यदि शोषित समाज या दलितों पर अत्याचार हुआ तो सबसे पहले मेरे ऊपर गुजरना होगा, या फिर स्लोगन दिए जाते हैं कि महिलाओं का सम्मान, मतलब महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। तो क्या इन सब में अत्याचार को लेकर कमी आई है या फिर अभी भी हो रहे हैं? देखिए सुबोध भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जितने भी ये ज्वलंत मुद्दे हैं आप उनको उठाते हैं और समय समय पर समाज की बातों को आप आगे ले जाने का काम करते हैं। उसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। सुबोध भाई, जैसे आपने कहा कि भाई अगर कोई दलितों पर आफत आती है तो सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं भाई आप दलितों को मत मारो, मुझे मारो। और ये सब कहने सुनने वाली बात है। आप देखो कमी कहाँ आई। एक तरफ बात की जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ कितनी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होता है और उन्हीं की पुलिस के द्वारा रातों रात हाथरस में मनीषा बहन को जला दिया जाता है। और उत्पीड़न की अगर बात करें, आप देखो अभी ताज़ा घटना है रामपुर के अंदर। रामपुर में केवल जो एक बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से पार्क को अलॉट किया गया, प्रधान ने वहाँ की ज़मीन को उसको दिया गया था और वहाँ पर बोर्ड लगाया गया बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का। तो एक जो भविष्य बन सकता था भारत का, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक बन सकता था, डॉक्टर इंजीनियर बन सकता था, दलित समाज का लड़का 10वीं का छात्र, उसको पुलिस के द्वारा गोली मार दी जाती है। तो आप ये देखिए आज वर्दी के अंदर गुंडे हैं जो उनका काम कर रहे हैं। तो कमी का तो मतलब ही नहीं है। दिन पे दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है और ये खामखा की सबका साथ सबका विकास करके देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं और देश को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये जो हापुड़ में घटना घटित हुई थी, जैसे कि प्रतिमा को लेकर बवाल हुआ था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस तरह की जो घटना होती है। देखिए, पहली बात, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम कहते हैं कि भाई देश संविधान से चलेगा।
और जब कोई बात आती है, वहीं पे फंसने वाली बात आती है, तो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, वो कहते हैं मैं ईश्वर को मानने वाला हूँ, मगर मैं किसी पाखंडवाद का अनुयायी नहीं हूँ, उसका समर्थन नहीं करता, देश जो है वो संविधान से चलेगा। ये उनकी क्लिपिंग आती है और वही लोग, उनके द्वारा पुलिस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए, आस्था के ऊपर अगर यहाँ पर बात होती है तो मैं कहता हूँ किसी की आस्था राम में है, प्रभु राम में आस्था है, तो वहाँ सरकार के द्वारा मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जो भगवान राम सबको सहारा देते हैं, आसरा देते हैं, सबको सब कुछ देते हैं। यहाँ भारत के अंदर उन्हीं भगवान राम को लाने वाले लोग हैं और भगवान में प्राण फूंक रहे हैं। अगर इतना ही आप प्राण फूंक कर लोगों को जिंदा कर सकते हो, भगवान को तुम जिंदा करने की तुम्हारी कैपेसिटी है, तो तुम सैनिक जो शहीद पर होते हैं बॉर्डर पर, उनमें प्राण फूंको दिखाओ ना भाई। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर मर जाते हैं और जिनको भारतवर्ष की को जिनकी भी जरूरत है, आप उनमें प्राण फूंको, अब तो हम माने। तो जो चल रहा है पूरा देश के अंदर, वो एक बवाल चल रहा है। एक बिल्कुल सांप्रदायिक ताकतें जो है यहाँ पर, वर्दी के अंदर भी सांप्रदायिक ताकत उत्पन्न हो गई है जो दलितों का उत्पीड़न कर रही है। भाई किसी की आस्था राम में है, मैं मानता हूँ, अच्छी बात है। मेरी आस्था बाबा साहब अम्बेडकर में है। अगर किसी अम्बेडकर भवन में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा रखी जाती है तो कौन सा अपराध है भाई? मंदिर के अंदर तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं रखी जाएगी, किसी मस्जिद के अंदर नहीं रखी जाएगी, किसी चर्च के अंदर नहीं रखी जाएगी, किसी गुरुद्वारे में नहीं रखी जाएगी, तो जहां जिसकी जरूरत है वहां पे वही रखी जाएगी ना। आप पैगंबर साहब का फोटो क्यों नहीं लगाते मंदिर के अंदर? पैगंबर साहब का लगाओ ना। काबे का फोटो क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वहां पर वो विषय आस्था का नहीं है, वो मुस्लिम धर्म का है और ये हिंदू धर्म के भगवान। मंदिर हिंदुओं के लिए होते हैं, मस्जिद मुसलमानों के लिए होती है। तो ऐसे ही अम्बेडकर भवन अम्बेडकर अनुयायी या बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों के लिए होते हैं। तो उसमें भाई क्या अपराध हो गया? अगर लोगों ने वहां पे प्रतिमा रखी भी तो उसमें कौन सी आफत है? नहीं, ये देश तो उन लोगों का कहना है कि भाई ये देश में मतलब प्रभु राम का देश है और हमारी जो सनातन संस्कृति है तो उनका देश है, हमारी संस्कृति का देश है। नहीं, भारत देखिए धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर संविधान के अंदर सभी धर्मों को समानता की बात की गई है। आर्टिकल 15 जो है वो सबको आज़ादी देता है अपनी बात रखने की, सबको धर्म की, आपकी उपासना करने की, सबको आज़ादी देता। तो फिर क्या पुलिस वाले संविधान से अलग हो गए क्या? क्या वो प्रभु राम के ऊपर तनख्वाह लेते हैं क्या? भारतवर्ष के अंदर अगर राम को भी अपना स्थान स्थापित करना पड़ा तो संविधान की बदौलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब प्रभु राम को वहां पे जगह मिली है। मैं नहीं कहना चाहता, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मगर कड़वी सच्चाई तो यह है कि जहां संविधान है, संविधान काम करता ना देश में। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, आदेश के अनुसार मंदिर की स्थापना हुई। अगर ऐसा ही कुछ था तो अपने आप क्यों नहीं कर लिया? तो भाई मैं तो ये कहता हूँ कि ये लोग ना तो किसी धर्म को मानने वाले लोग हैं, न प्रभु राम के ही हैं और न किसी और के हैं। ये लोग केवल उत्पात मचाने का काम कर रहे हैं। 2019 जो 24 का चुनाव है, इसमें हमें इस बात का भी अंदेशा, हम अपने सभी लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप अपना धैर्य बना कर रखें, क्योंकि ये किसी भी तरीके का बहुत बड़ा बवाल करने की साजिश भी हो सकती है। तो इससे हम अपने जो दलित समाज के भाई हैं उन्हें भी समझा रहे हैं कि भाई आप चुनाव कम से कम इन सारी चीज़ों से बचो, ताकि हो सकता है कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग बहुत बड़ा बवाल देश में ना करा दें। ओबीसी भाइयों को लड़वाते हैं दलितों से, ओबीसी को लड़वाते हैं मुसलमानों से। ये संगठन बनाकर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जिसमें मैक्सिमम 85% से ज़्यादा दलितों के बच्चे हैं। इनमें नाई, धीमर, कोरी, जाटा, वाल्मीकि के बच्चों को उकसाते हैं। जो हिंदू रक्षा दल या बजरंग दल है, उसके शीर्ष नेतृत्व में ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग खुद आगे नहीं आते। इन बच्चों को गुमराह करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और ब्रेन वॉश करने के बाद इनको लड़ाई झगड़ा करने के लिए पहुंचा देते हैं। जी
हमारे इतने सारे संगठन हैं बाबा साहब के नाम पर, तमाम, जैसे कि भीम सेना हो गई, भीम आर्मी हो गई, और तमाम, जैसे कि कहा जाता है कि लगभग 1 लाख के लगभग ऑल ओवर इंडिया की अगर बात की जाए तो संगठन हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में जैसे लगातार अत्याचार के मामले क्या है, ताज़ा रहते हैं, मतलब जारी रहते हैं इस तरह को। और दूसरी चीज़, यदि हम सरकार की बात की जाए तो वो तमाम, जैसे कि सिंगोलिक पिछली बार उसमें जो नया संसद भवन बना था उसमें भी ये धारण की गई, लेकिन हमारे इतने संगठन होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये कमी आखिर कहाँ पे कमी आ रही है, किस जगह कमी आ रही है, जैसे हम आवाज़ नहीं उठा पाते, और इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? देखिए साहब, आवाज़ कौन उठाएगा, कौन नहीं उठाएगा, ये भी एक समझने की बात है। संगठन है, सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मैं किसी संगठन की बुराई नहीं करना चाहता, और जो कर रहे हैं वो अपने तरीके से अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं अत्याचार उत्पीड़न की बात आती है तो आप देखते होंगे कि भीम आर्मी सबसे पहले होती है, चंद्रशेखर भाई सबसे पहले वहाँ पे पहुँचते हैं। और अगर आरएसएस की पतलून अगर ढीली होती है तो आज आरएसएस भीम आर्मी के नाम से होती है, और किसी संगठन से तो उनको भय नहीं होता। और हम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी शक्ति का निर्माण करने लगी हुई है। और देखिए, जिसकी शासन सत्ता होती है उसी का धर्म चलता है, उसी के समाज पर कोई अत्याचार नहीं करता। हम अपने लोगों को समझा कर उनकी वोट की कीमत उनको बताना चाहते हैं कि देखिए, आज भीम आर्मी जगह जगह लड़ती है, मुकदमे दर्ज होते हैं, मेरे पे भी 4 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन जब तक हम राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक हम उन पर जाएंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। उनमें गिरावट तभी आएगी जब हमारे समाज के लोग अपनी वोट की ताकत को पहचानेंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि आपको अपनी वोट की रक्षा बेटी के समान करनी होगी। जिस तरीके से हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करते हैं उसी तरीके से हम अपनी वोट की रक्षा करें और वोट का सही इस्तेमाल करें। अगर देखा जाए देश में 15% लोग हम पर शासन कर रहे हैं, 85% लोगों का राज नहीं। आज मनुवादी लोग हर पार्टी में बैठकर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और हम लड़े हुए हैं। कोई हमारे बड़े नेता कहते हैं हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, जहां पर पूरे देश में सारी पार्टियां आज लगी हुई हैं जो बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। जो ताकतवर लोग हो रहे हैं उन ताकतवर लोग को ईडी सीबीआई का भय दिखा दिया जाता है, उनको अपने खेमे में ले लिया जाता है किसी भी तरीके से डरा धमका के, और वहीं पर बहुजनों का नेतृत्व करने वाले लोग कहते हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से तो मामला चलेगा। जी। यदि मैं आज़ाद समाज पार्टी की बात करूं, भाई चंद्रशेखर की बात करूं, तो चंद्रशेखर की तैयारी किस सीट को लेकर के चल रही? जैसे कि पिछली बार बात चल रही थी, अगर नगीना की बात की जाए तो वहाँ से उनकी बात चल रही थी, गठबंधन को लेकर चल रही थी। लेकिन अब की बार जैसे आज़ाद समाज पार्टी की बात की जाए तो वो किस तरह से अपनी चुनाव की तैयारी कर रही है या किसी के साथ गठबंधन से चल रही है? क्या इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा मेन मुद्दा है, आज़ाद समाज पार्टी चाहती है कि सामंतवाद इस देश से खत्म हो। और नगीना लोकसभा की सीट पे हम पिछले 6-7 महीनों से लगातार काम कर रहे हैं। हम पहले से ही हम कर रहे थे, 6 महीने से तो हमने ये निश्चित कर लिया कि भाई चंद्रशेखर वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और हम बूथ लेवल पर जाकर जो वोट कट रही हैं लोगों की, जिनके नाम नहीं जुड़े हुए, उन पे हम चेकिंग करा रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ से लोकसभा में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तैयारी हमारी है और वहाँ मुस्लिम समुदाय का, दलित समुदाय का, ओबीसी समुदाय का भैया को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और रही गठबंधन की बात, हम तो चाहते हैं गठबंधन होना चाहिए, और कोई नहीं करता तो वो उसकी अपनी मंशा हो सकती है। आप देखिए बीजेपी किस किस तरीके से लोगों को अपने खेमे में ले लेती है। किसी को भारत रत्न का अवार्ड देकर अपने खेमे में ले लेती है। एक तरफ किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है, किसानों की हत्या हो रही है, वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, और मैं किसी पे तंज नहीं कसना चाहता। जब किसानों के नेता ही उन लोगों के साथ चले जाएंगे कि जो किसानों का शोषण कर रहे हैं, तो कैसे लोग इस देश में अपने आप को संभाल पाएंगे?
जी जी। तो आज़ाद समाज पार्टी ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम्म, ये एक मिशन है। हम्म, और जो साहब काशीराम का और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा सपना रह गया था उसको पूरा करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी मैदान में उतरी है। और हमारी 4 साल पुरानी पार्टी अभी 4 साल सही से हुए भी नहीं हुए हैं। तो हम 4 सालों में जो हमने शक्ति अर्जित की है, राजस्थान में आप हमारे रिजल्ट देखें, मध्य प्रदेश में आप रिजल्ट देखें, राजस्थान के अंदर 10 से 12 प्रत्याशी हमारे इस कगार पे थोड़े से अंतर से हारे, आपने देखा होगा। और आप ये देखिए कि जब हमारी स्थापित पार्टी अच्छा, एक बनी, सवाल है इस चीज को लेकर जो आपने राजस्थान की बात की थी, चंद्रशेखर भी कहीं से मतलब इलेक्शन राजस्थान में मतलब वो सॉरी चंद्रशेखर भी इलेक्शन लड़े थे किसी सीट से, विधायक की सीट से। वो गोरखपुर से लड़े थे। हाँ, गोरखपुर से लड़े थे। हाँ, उत्तर प्रदेश की बात की जाए। और वहीं मैं बात करना चाहूँगा दूसरी तरफ RS प्रवीण जी की बात करना चाहूँगा। तो जैसे कि चंद्रशेखर आप कह रहे हैं 4 साल से हमने शक्ति अर्जित की है, तो वोटों का अंतर, जैसे कि वोटों का अगर मैं प्रवीण की बात करूँ और यदि चंद्रशेखर भाई की भी बात करूँ तो वोटों में डिफरेंस काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनके वोटों में, प्रवीण की जो तेलंगाना की बात कर रहा हूँ मैं, और उनके वोटों में उनके मतलब 7,000 कुछ वोट हैं, बल्कि उनको 44,000 मिले थे। तो इससे मतलब क्या संदेश जाता है? देखिए साहब, ऐसा है, हमने पार्टी बनाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें हर तरीके की चीज़ें दी। उन्होंने धार्मिक हमें दिया, भारतीय बौद्ध महासभा, सामाजिक तौर पर समता सैनिक दल दिया, और राजनीतिक तौर पे एक और पार्टी बनाने के बाद RPI मजबूत पार्टी दी, जिसके सांसद भी जीते, विधायक भी जीते, और काम चलता रहा। लास्ट में आकर उसके बड़े 2 लीडर कांग्रेस के साथ में पैक्ट करते रहे, और पैक्ट करते करते वो किसी की नहीं सुन रहे थे। इस कंडीशन पे आगे कि लास्ट में कांग्रेस ने कहा कि भाई आपको चुनाव हमारे सिंबल से लड़ना होगा, और वो उनके सिंबल से चुनाव लड़े। यहाँ तक कि RPI का जो चुनाव चिन्ह हाथी था वो छिन गया। मान्यवर साहब काशीराम ने उनको समझाने की कोशिश की, और वहां पर जब बात नहीं मानी गई तो मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। तो उसके परिणाम ये निकले कि 4 बार बहन कुमारी मायावती को यहाँ मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, और सत्ता में आए, मजबूती में आए, और उसी तरीके से हर चीज जो चीज पैदा होती है उसका अंत होना निश्चित है, तथागत बुद्ध ने कहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं बहन जी के साथ के भाई लंबी उम्र जिए, जब तक वो जिंदा रहेंगे। परिवार में अगर मुखिया होता है तो चाहे वो कुछ भी ना करे, उसके बावजूद भी एक घर की ताकत होती है कि हाँ, घर में बड़ा बैठा हुआ है। तो हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। मगर देखिए, राजनीतिक पार्टी भाई चंद्रशेखर ने कितनी बार बोला कि भाई हमें पार्टी में ले लो, उसके बावजूद जब नहीं उनको अवसर दिया गया तो उन्होंने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया। भीम आर्मी काम कर रही थी, बहन जी का ही बयान आता रहा, भाई हम भीम आर्मी को नहीं जानते, हम नहीं मानते, हमारा कुछ रिश्ता नहीं है। जब किसी काम करने वाले व्यक्ति को आप मौका नहीं दोगे तो काम तो कहीं ना कहीं करेगा ना भाई समाज का। उसी तरीके से जैसे मान्यवर साहब काशीराम को मौका नहीं मिल रहा था RPI के अंदर, उसी तरीके से जैसे यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के अंदर भाई चंद्रशेखर को मौका नहीं मिला तो आजाद समाज पार्टी बनाई। और आपको मैं बता दूं, शुरुआती तौर में बसपा की 400 वोट आया करती थी चुनाव में, और हमारी 57,000 वोट आती हैं। एक तरफ स्थापित पार्टी, मुझे नहीं कहना चाहिए हमारा बसपा से कोई मुकाबला नहीं है। मैंने यहाँ पर अपने वार्ड नंबर 1 और 2 में प्रत्याशी उतारे। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जहां मोटी रकम देकर उसको टिकट मिलता है, और पूरे समाज के लोग जो दलाली करने में लोग मशगूल थे, जो इधर उधर की हेरा फेरी में काम करने वाले लोग थे, चालाक पंथी के लोग, वो उसके साथ लगे रहे। और 600 वोट आती है उस प्रत्याशी की वार्ड नंबर 2 में, और 13 से 90 आती है मेरी आजाद समाज पार्टी के मानिक चंद की। अच्छा, अभी जैसे कि हम पिछले जो अभी बीजेपी को हराने की बात चल रही थी, जैसे कि जो दल बीजेपी को हरा है, तो जैसे आप भी जैसे कि आप जाते रहते हैं, तमाम जैसे क्षेत्रों में जाते हैं, घूमते हैं, तो आपको क्या लगता है जैसे कौन सा राजनीतिक आज के समय में कौन सा राजनीतिक दल है जो कि बीजेपी को टक्कर दे सकता है या हरा सकता है,
यदि गठबंधन की बात की जाए तो कौन से दल जैसे गठबंधन करें तो बीजेपी को हराया जा सकता है, या फिर कौन सा दल है जो आगे आ सकता है? देखो मेरा मानना तो ये है, अगर हम बात करें ना, आज भी बहन जी की ताकत है, बहन जी की बहुत ताकत है। और अगर देखिए सुनो, एक मुख्यमंत्री बनने के बाद एक व्यक्ति को इतना पैसा मिलता है कि वो बड़े से खूब अच्छे से परिवार को चला सकता, सारा डीजल पेट्रोल फ्री होता, टेलीफोन का बिल फ्री होता, रहने को आवास फ्री होता, सारी चीजें उसको मुहैया होती हैं। और बहन जी का तो परिवार ही नहीं है। बहन जी की अगर बात है, जो संपत्ति की बात हो रही है, भाई दे दो ना उन गरीबों को, दे के आ जाओ मैदान में एक बार, और बोलो कि मेरे समाज पर कोई अत्याचार करेगा तो जेल में जाऊंगी। देखो पूरे भारत के अंदर भोकाल ना जाए। आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। आजाद समाज पार्टी हमने बना ली तो हम उनसे अलग नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, दुखे मन से पार्टी बनाई। और देखो भाई, अगर काम करने का हमें अवसर नहीं दोगे तो बाबा साहब के वंशज है, अब हम शांत नहीं बैठेंगे। जैसे अभी आपने कहा था कि मतलब जिस तरह से इनकम की बात करी कि किस किस तरह से इनकम आती है एक मुख्यमंत्री बनने के बाद, ठीक है ना। जैसे अगर कोई पार्टी इलेक्शन लड़ती है, जैसे अगर मैं अभी सत्ताधारी पार्टी की बात करूं, विज्ञापन में बहुत सारा खर्च होता है, जबकि जो हमारी पार्टियां हैं, अगर बसपा हो गई या असपा हो गई, इनके पास विज्ञापन के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि हर इलेक्शन में आप भी शायद जानते होंगे क्या उसमें पैसे की ज़रूरत होती है, नहीं होती है पार्टी को लड़ने के लिए जब इलेक्शन लड़े जाती है। देखिए और बहन जी को भी पैसा मिला तो किसी धन्ना सेठ का पैसा नहीं मिला, उस समाज ने अपने खून पसीने की कमाई से उनको पैसा दिया। और आज वो लोग जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदते हैं, और जब उनको चीफ जस्टिस बोलता कि भाई इसका हिसाब दिया जाए, इसकी लिस्ट हमें शामिल की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के सहारे इशारे पे वो कहते हैं 4 महीने में आपको इसको हिसाब इसका दिया जाएगा, आपको हिसाब किताब डाटा, ताकि चुनाव खत्म हो जाए। उनको धन्ना सेठों से पैसा मिलता, इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदते हैं, और वो सारा का सारा पैसा बीजेपी को जाता। एकदम मेरा मानना यही है कि जो लोग कहते हैं कि भाई अगर आजाद समाज पार्टी की बात करूँ वो अभी नई पार्टी है, मैं बसपा की बात करूँ कि बहन जी पैसा लेती है। अब मेरा सवाल ये है, क्या बसपा को किसी धन्ना सेठ से पैसा मिलता है या फिर कोई उद्योगपति बसपा को पैसा देता है, तो चुनाव लड़ने के लिए बसपा के पास कहाँ से पैसा आएगा? समाज पैसा देता, और समाज ने किसको नहीं दिया? क्या बहन जी को कम दिया? मेरे जैसा एक गरीब परिवार में पला हुआ लड़का आज भाई चंद्रशेखर को जरूरत है तो 50,000 रुपये में दे रहा हूँ, 13 तारीख को मैं 50,000 रुपये लेके जाऊंगा और वहाँ चुनाव में दूंगा। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं सामाजिक आदमी हूँ, पार्टी का पदाधिकारी बेशक हूँ। और अभी हमने कुछ साथियों से बोला तो सबने सहयोग करने की बात कर दी है। समाज कितना दे देगा? जितना सोचो, एक जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश के, जितना पैसा उद्योगपति के पास होगा, क्या हमारा समाज, आपको लगता है कि समाज के पास इतना पैसा? देखिए जनाब, समाज में जो चुनाव जीते जाते हैं कभी पैसे से नहीं चुनाव जीते जाते, चुनाव वोट से जीते जाते हैं। जिस दिन हमारे समाज के तो सत्ताधारी पार्टी कैसे जीत रही है आज के समय? जो भारतीय मतलब मैं नाम ले रहा हूँ, सत्ताधारी पार्टी किस तरह से, जैसे कि हाथरस में भी वो मनीषा वाल्मीकि का कांड हुआ, तमाम घटनाएं हुई, उसके बावजूद भी 22 का इलेक्शन सत्ताधारी पार्टी जीती। किस तरह जीती? वोट से जीती या पैसे, किस तरह से जीती? आपको क्या लगता है? देखो सर, वही लगता है, अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील है ना, धरना दे रहे हैं, और कई लाखों की संख्या में लोग जंतर मंतर पे होते हैं, क्यों ईवीएम को बंद नहीं करते भाई? ईवीएम की बात, आप वीवीपैट लगा रहे हो, उसकी पर्ची दिखनी चाहिए ना। तो भाई मैंने आपसे सवाल किया था कि वो पैसे से जीती या फिर समाज वोट से जीती या पैसे से जीती? पैसा, और आप ये देखो भाई उसमें सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है पूरा। जहां किसान बेटियों के साथ में, पहलवान बेटियों के साथ में मंत्री उनका बलात्कार के उस पर आरोप लगता है, छेड़खानी का आरोप लगता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उल्टा बहन बेटियों पे लाठी बरस जाती है। तो ये सरकार ना तो बेटियों की है ना किसानों की। आज किसान परेशान है, सरकार किसानों की नहीं, बेटियों की नहीं, मजदूरों की नहीं, और यहाँ तक कि छोटे मोटे जो व्यापारी हैं उनकी भी नहीं है सरकार। हर तरीके का टैक्स लाद दिया जाता है उनके ऊपर। तो भाई जब पब्लिक जहाँ मुस्लिम आबादी है, 87% 85% मुस्लिम आबादी है देवबंद में, वहां से कैसे चुनाव जीत जाएगा जी? बीजेपी का आदमी चुनाव जीत जाता है जब मुसलमान। अब यहाँ पे क्या आता है? पैसा आता है या फिर वोट आता है? यहाँ पर ईवीएम आता है, ईवीएम आता, बंद करो ना। आज चुनाव आयोग ने जो अधिकारी इस्तीफा दे दिया, जब लग रहा है कि जेल जाएगा तो इस्तीफा दे दिया ना।
अरुण कुमार शायद कौन है चुनाव आयोग, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया। जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं समाज पर, तमाम घटनाएं आ रही हैं, इन अत्याचारों को देखते हुए अब समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई समाज को हम संदेश ये देखना चाहते हैं कि हम नहीं कह रहे कि कौन लड़ रहा, कौन जा रहा, दिख सबको रहा कौन जा रहा और कौन लड़ रहा। चंद्रशेखर, आपका रामपुर में घटना होती है, चुनाव प्रचार को छोड़ के रामपुर पहुंचते हैं। पूरे देश में जहां भी कोई घटना होती है वहां चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले पहुंचते हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगते हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं। तो समाज को भी अब अंधा होने की जरूरत नहीं है, अब ये देखे काम कौन कर रहा। 69,000 ओबीसी की भर्ती, शिक्षक भर्ती में घोटाला होता, लाठियां बजाई जाती हैं। आज भी अपनी बात रखने के लिए अगर हमारे बच्चे जाते हैं नौजवान तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। क्या इस देश में कोई अपनी बात कहेगा? नहीं। संविधान से देश चलता है, हिटलर शाही थोड़ी चलेगी। तो ये अब लोगों को तय करना पड़ेगा। आज पूरे देश के अंदर मैं अंधभक्ति का चश्मा नहीं लगा के बैठा और मैं किसी का चाटुकार भी नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति में नायक पूजा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। भाई चंद्रशेखर के साथ में हम जुड़े हुए हैं, मगर मैं नायक पूजा नहीं करता। आज इस बात को मैं खुले मन से इस वजह से कह पा रहा हूँ और मैं चंद्रशेखर भाई के साथ में हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हूँ कि कहीं भी अगर अत्याचार उत्पीड़न समाज का होता है तो भाई चंद्रशेखर के सिवा पूरे देश के अंदर कोई लीडर नहीं है। अगर कोई लीडर है तो आप भी बता दें कौन जाता। अब देखिए, जल्दबाजी हमें भी नहीं है, समाज को हम पूरा मौका देते हैं। अपने आर.एस. प्रवीण की बात की, हम कर्नाटक में इसलिए चुनाव, वहां पर तेलंगाना में चुनाव इसलिए नहीं लड़े कि वहां हमारे लोगों ने कहा भी चंद्रशेखर वीएसआर से, उनसे केसीआर से मिल लिए और केसीआर से इसलिए मिले कि जी वह भारत बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं चंद्रशेखर। वहां से भाई चंद्रशेखर ने प्रत्याशी नहीं उतारा, वहां से हमारा कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ा। हमें एक अफवाह फैलाई गई कि भाई छत्तीसगढ़ में बड़ा जबरदस्त है बहुजन समाज पार्टी का और वहां पे चंद्रशेखर जाके जो पब्लिक को इकट्ठा कर दे रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ भी छोड़ दिया, भाई चलो ठीक है। हम केवल 2 जगह चुनाव लड़ रहे थे मजबूती के साथ में। हमने जब वहां पर तेलंगाना आपको दे दिया तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था, जब आपको खूब पता था कि राजस्थान में बहुत मजबूती है आजाद समाज पार्टी की, आपको ढीला छोड़ देना चाहिए था। लेकिन लोगों का सवाल उठ रहा था कि जिस हनुमान बेनीवाल जी से चंद्रशेखर के द्वारा गठबंधन किया गया था, उन्होंने ही कई बार वो राजस्थान सरकार को पत्र लिख चुके हैं आरक्षण खत्म कर दिया जाए। ये लोग सवाल उठा रहे थे। देखिए, समय समय पे लोग जाने क्या क्या सवाल उठाते हैं। सवाल तो ये भी उठते हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि दलितों का आंदोलन का मतलब स्वर्ण हिंदुओं के खिलाफ युद्ध होना चाहिए, और जो लाइन लेंथ लेके चले पाखंडवाद के खिलाफ हमारा मूवमेंट था, वही कह दे रहे हैं हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है। जहां हम एक विचारधारा के खिलाफ थे, वहीं पे एक तरफ कहा जाता है कि भाई समाजवादियों के द्वारा बिल फाड़ दिया गया आरक्षण का, समाजवादियों ने आरक्षण बिल फाड़ दिया, और वहीं हम उन्हीं के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ते, तब कोई आपत्ति नहीं होती। और चंद्रशेखर अगर जाता तो आपत्ति हो जाती है। चंद्रशेखर केसीआर के साथ जाए, आज आप ये देखो एक प्राइमरी के मास्टर का बेटा उन लोगों के साथ में जाके बैठ रहा है, हेलीकॉप्टर से भी लोग उनको ले जा रहे हैं चुनाव प्रचार कराने के लिए, जिसके नाम पे आज एक मोटरसाइकिल है, उसका भी समय निकल गया। मोटरसाइकिल का भी जो टाइम था वो निकल गया। चंद्रशेखर पर अपनी कोई संपत्ति नहीं है।